not a game, it's a rich thing. मुगीज़ की आंख इस सुबह ताहिर से खुली। वो हस्बियात अलार्म बंद करके फिर सो गया। 2 घंटे बाद नींद पूरी होने पर जब चहन कार अंदाज में मजीद ख्वाबीदगी से इनकार कर दिया तो इसे बिस्तर छोड़ना ही पड़ा। कपड़े तब्दील करते हुए इसने अपने हमरा लाए हैं हथियार भी रख लिए। कमरे से निकलते ही इसकी नज़र बेहतियार शेजा के दरवाजे पर भटकने लगी। कदम बिला इरादा ही रुक गए। क्या कर रही होगी? अब तक तो उठ की होगी, क्या पता नीचे डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रही हो। इसके जहन में सोच उभरी। ताहम वो खुद को सरदरिश करते हुए आगे बढ़ गया। नाश्ते के दौरान इस रेस्ट हाउस का कोई भी मकीन दिखाई न दिया। ये गैर मामूली बात थी। ताहम अपनी जहनी कश्मकश के जरिए सर इसने ज़्यादा गहराई में सोचने की कोशिश की। नाश्ते के बाद मुगीज़ बेनियाजी से गुलजार के बताए हुए भूत बंगला की जानिब रवाना हो गया। कॉटेज के पास पहुंचकर कुर्बो जवार की हर एक शय का बारीक बिन जायजा ले रहा था। इसकी छठी हिस्स वहाँ किसी और की मौजूदगी का वाज़ेह अंदाज़ा दे रही थी। इसने अपने सभी ज़रूरी हथियारों की मौजूदगी तस्दीक की और मुहतात अंदाज में नीम वाद दरवाजे के अंदर बढ़ गया। नीम तारीख हाल में दरवाज़ों की मौजूदगी ने इसे तजस्सुम में मुबतला कर दिया। इसने दरवाज़ा गैर मुकफ़ी करके अंदर कदम बढ़ाए ही थे कि कब में गर्दन पर किसी का ठंडा आहनी लम्स महसूस हुआ। खामोशी से अंदर चलो वरना ये पिस्टल तुम्हारी गर्दन में एक रोशनदान खोल देगा। एक सिफाक आवाज़ सुनाई दी। मुगीज़ ने खुद को पुरसुकून रखते हुए हुक्म की तामील कर दी। वो इस आवाज़ और इससे वाबस्ता शख्सियत को बासानी पहचान गया था। वो रेस्ट हाउस में सफाई सुथराई और बैरूनी कामों पर मामूर इस्माइल था जो बज़ाहिर सर झुकाए अपने काम में मगन दिखाई देता था। तो मेरा अंदाज़ा ठीक था। मुगीज़ के जहन में सोच उभरी, यहाँ कोई क्राइम सीन नहीं है। इस्माइल पिस्टल की जद पर रख कर इसे कमरे में ले आया। इसने नहायत इत्मीनान से इसके हाथ पाँव महसूस अंदाज में बांधे और इसे कमरे के दूसरे कोने में धकेल दिया। मुगीज़ की आंखें इस दौरान नीम तरीके से आहंग हो चुकी थी। इसे कमरे के दूसरे कोने में रसन बस्ता शेजा दिखाई दे दी। इस्माइल ने मुगीज़ के मुंह में कपड़ा ठोंसा और पिस्टल लिबास में रखते हुए इत्मीनान से कहने लगा, मैं भी ज़रा जल्दी में हूँ। गाइज, रेस्ट हाउस वालों को तुम लोगों को पहाड़ों के पार रवानगी की इत्तला देनी है। अपने कुछ काम निपटाने हैं। सो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इस्माइल तमस्सर से मुस्कुराया और इन्हें लम्हा भर में अंटा फील कर दिया। इसके बाद वो तहखाने के रास्ते अपने चौबी मकान में चला गया। मुलाजमत का महसूस लिबास पहना और रेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गया। इसका जहन इन चारों अफराद की एक के बाद दीगरे आमद और अपनी छुट्टी बर्बाद होने के तय से खोल रहा था। इसने इन महानों के गयाब की कोई तावील दनियाल के होश गुजार भी करनी थी। इसके बाद वहाँ कुछ देर काम करके कोई उज़र पेश करके रुस्त कर लेता और इत्मीनान से अपना शिकार खेलता। जावेद के मुतालिक भी यही खबर थी कि वो गुज़श्ता रोज़ किसी ज़रूरी काम के लिए सूबाई दारुल हुकूमत गया। इसकी गैर मौजूदगी में वो अपना खेल खुल कर खेल सकता था। इन्हीं हालात में गलतान व रेस्ट हाउस पहुँच गया। इसकी रगों में अपनी मेहनत और लगन से दूरी, अफसरदगी, मुमकिन शिकार का ख्याल मुतफरिक होकर किसी सनसनी की सूरत अख्तियार करता जा रहा था। सारम और सहरिश को जब होश आया तो रसन बस्तगी इनके बदन बेतरा सुन कर चुकी थी। उजलाती खिंचाव और बेबसी की कैफियत इन्हें असाबी शिकस्तगी में मुबतला कर चुकी थी। सहरिश की आंखों में आंसू मढ़ाए। वो मदद तलब निगाहों से सारम को देख रही थी। सारम बेबसी से नजरें चुरा कर रह गया। इसके पास भी इस सूरत हाल से बचाव की कोई मुमकिन तदबीर नहीं थी। जहन गोया एकदम ही मफलूज होकर रह गया। इस सारी सूरत हाल को फिल्मी करार देने के बावजूद कोई फिल्मी हाल सूझ ही नहीं रहा था। जिंदगी बज़ाहिर अफसानवी और फिल्मी इत्तेफाकात का मजमुआ है, लेकिन इसका लिया गया इम्तिहान बेहद शफ़ाक होता है। इस इम्तिहान से गुजरने वालों के लिए हर एक लम्हा सदियों के मसावी बन जाता है। कुछ यही हाल इन दोनों का भी था। मुगीज़ और शेजा भी इसी स्नाह में होश की वादी में कदम रख चुके थे। इनकी नज़रों का बाहम तबादला हुआ। शेजा की आंखों में बेबसी, खौफ और हदशात देकर मुगीज़ का रुआं मुस्तरिब हो गया। इसका जहन तेज़ी से बचाव के तरीकों पर गौर करने लगा। इस्माइल ने इसके गर्दन के अकब में हाथ ले जाकर बांधे थे। मुगीज़ के बदन का तमाम तर दर्द कंधों में मुतकिल हो चुका था। वो अपने उज़लात पर सुकून रखने की कोशिश करता रहा था। वक्त नहायत सुस्त रवि से गुजर रहा था। रस्सियों की बंदिश और जिस्म एक ही जगह साकित रहने से शदीद तिश्नगी कैफियत पैदा हो चुकी थी। मुगीज़ का दिमाग अब ज़्यादा और बेहतर अंदाज में काम कर रहा था। सो वो अपने जिस्म को मुसलसल महसूस अंदाज में जुम्बिश दे रहा था। शेजा हैरानगी से इसकी हरकत देखने लगी। इसने चंद एक बार इसी अंदाज में अपने जिस्म को जुम्बिश देने की कोशिश की, लेकिन उजलाती तकलीफ में इजाफे से कर्राह कर साकित हो गई। मुगीज़ की ये कोशिश कितनी देर ही जारी रही। इसका तनफ़ुस गैर मुतवाज़िन हो चुका था। ताहम इसने लहज़ा भर के लिए अपनी जुम्बिश नहीं रोकी। एक तवील कश्मकश के बाद वो अपने हाथ गर्दन से आगे लाने में कामयाब हो गया। अब अगला मरहला दांतों के जरिए रस्सियों की बंदिश को खोलना था। मुगीज़ ने अपनी हिम्मत जमा की और इस मुश्किल से भी निपट लिया। हाथ आज़ाद होते ही इसने पाँव की रस्सियाँ और मुंह में ठोंसा गया कपड़ा निकाला और फर्श पर लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। इसका बदन थकावट से चूर हो चुका था। चंद लम्हों बाद इसने शेजा को भी इन बंदिशों से आज़ाद करा दिया। ये सब कैसे किया आपने? मैं तो मायूस हो चुकी थी। शेजा ने गहरे सांस लेते हुए दरियाफ्त किया। अपने अरूज के वक्त सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली थी। इस वक्त वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों में मेरे कई कार फरमा थे। इनमें से एक का इंटरव्यू लिया था। अच्छा दोस्त बन गया मेरा वो। इसी के मशवरे और इसी के जरिए निगरानी 3 माह ट्रेनिंग ली थी जो इस वक्त काम आई। इसने तफसीलन बताया। वो दूसरे कमरे में सारिम और सहरिश भी हैं। इन्हें भी रिलीज करा दे। शेजा को याद है
नहीं, पहली बात तो ये है कि इसका कोई फायदा नहीं, वो बेहद शोर मचाएंगे। और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हें गारंटी से कह सकता हूँ कि हम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। इन दरवाजों का मैकेनिज्म कहीं और है, यहाँ कुछ और ही लेवल की गेम है। मुगीज की इस बात पर शिजा के जहन में जमा खा हुआ। इसने मुगीज को यहाँ होने वाले पुरस्कार वाकयात मुझसर बता दिए। मुगीज ने तफहीमी अंदाज में सारी लाया और कहने लगा वो हशरात यकीनन मशीनी होंगे, जानदार हशरात को कंट्रोल करना आसान नहीं। मुझे लगता है कि इस कमरे में बाहर जाने का कोई रास्ता मौजूद है। वो शख्स इस दीवार की साइड से अंदर आया था। शिजा ने इशारा करके बताया। मुगीज की परेशानी शिकन आलूदा हो गई। इसके जहन में कुछ सवाल गर्दिश कर रहे थे। इस्माइल रेस्ट हाउस में मामूली मुलाजमत के साथ साथ यहाँ क्या खेल खेल रहा था। इस कदीम कॉटेज में कोई मुजरिमाना सरगर्मियाँ रचाई जा रही थी। शिजा के सामने खुफिया रास्ता इस्तेमाल करने का मतलब यही था कि वो इन्हें जान से मार देने का मंसूबा बना चुका है। रेस्ट हाउस में जाकर इनके गयाब का उज़र बनाना भी यकीनन इसी के मंसूबे का हिस्सा था। मुगीज के पास अब वक्त ज़ाया करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो सरहद से उठा और शिजा की बताई हुई दीवार को बारीक बिन्नी से टटोलने लगा। कॉटेज की साख्त और तामीरी अंदाज से इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वो नौ तामीर शुदा हरगिज़ नहीं है। ये खुफिया रास्ते यकीनन कई बरसों से ही बनाए गए थे। बाद अज़ां चंद एक मैकेनिज्म का इजाफा कर लिया गया होगा। इन्हीं हालात में गलता मुगीज को एक खोखली ईंट का अंदाज़ा हुआ। इसी लम्हे इसे अपने खुफिया इदारे का अहलकार दोस्त शिद्दत से याद आ गया। इसकी दी गई तरबियत और फ्राहम करदा आफती रिकॉर्ड मालूमात मुइज़ के लिए ज़िंदगी के किस मोड़ पर मुफीद साबित हो रही थी। मुइज़ ने इस ईंट को महसूस अंदाज में दबाया। कुछ ही लम्हों बाद दीवार में एक शगाफ पैदा हो गया। मुइज़ फौरन ही अंदर दाखिल हो गया। शिजा भी इसके अकम में हो ली। 10-12 कदम चलने के बाद इसे धीरे से सीढ़ियाँ उतरती हुई दिखाई दी। वो बिला धड़क नीचे उतर गया। इसकी हसियात ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी की बू सूंघ चुकी थी। दर्जनों बार सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो एक और दीवार के सामने मौजूद थे। मुगीज ने मोबाइल की टार्च की रोशनी में इस दीवार का साबका अंदाज में ही जायजा लिया। ईंट तलाश करनी चाहिए और एकदम ठिठक गया। क्या हुआ? शिजा से इसकी तशवीश पोशीदा नरस की। मेरी तलाशी ली थी उसने। क्या? इसने दरियाफ्त किया। ओह हाँ, मैं बताना भूल ही गया, इसने आपके लिबास से एक पिस्टल और चाकू बरामद किया था। शिजा ने हिफ़्फ़त से बताया। इनकी हैर थी, लेकिन मेरा बाकी सामान बहुत ज़रूरी था। मुगीज ने गहरी सांस ली और इस नीम तारीकी में अपना काम शुरू कर दिया। कामयाबी हैरान कुन तौर पर इस बार इसका मुकद्दर ठहरी। कुछ ही देर बाद वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में मौजूद थे। मुगीज वक्त ज़ाया के बगैर कमरे के सेटअप की तरफ मुतवज्जह हो गया। इस छोटे से इलाके में ऐसे सेटअप की मौजूदगी हैरान कुन थी। काबिल तशवीश बहरहाल इसलिए ना थी कि वो बतौर साफ़ी ऐसे मामलात को काफ़ी गहराई से जानता था। मेरे सिगरेट केस की USB और पेन कैमरा इस वक्त मेरे पास होता तो मामलात और तरह से हैंडल कर सकता था। अब इस लैपटॉप सिस्टम में क्या जिन छुपा है मैं नहीं जानता, लेकिन जानकारी दम लूँगा। मुगीज मुस्तरब हो गया। लेकिन कैसे करेंगे आप ये सब? वो हबीज किसी भी वक्त आता होगा। शिजा ने वक्त का अंदाज़ा लगाते हुए कहा। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और जहन नशीन कर लो। मुगीज ने संजीदगी से इसे चंद हदायत दी। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझसे नहीं होगा। वो रूहानी सी होगी, तुम्हें ये करना होगा माय डियर, क्योंकि तुम ये सब कर सकती हो। मुगीज ने एकदम गंभीर लहजे में कहा। शिजा को इसके लहजे और आंखों की हिद्दत पल भर में ही महसूस होगी। दिल की हलिश और रूह के बार में मजीद इजाफा होगा। ओके, आई एम रेडी, वो बोझल अंदाज में बोली। मुगीज की आंखों में एक अफसरदगी दर है। इसने बेख्तियार दिल में उमड़ आने वाले एक ख्वाहिश पर अमल कर दिया। इस्माइल रेस्ट हाउस में दाखिल हुआ तो इसके चेहरे पर शदीद नकाहट और बशरे पर पुरमुर्दगी तारी थी। वो दानियाल का मतलूबा ईंधन ले आया था। सॉरी सर, कल मैं बुखार की वजह से नहीं आ सका। आपके लिए फ्यूल की टेंशन की वजह से आज आया हूँ। अगर कोई काम ना हो तो मैं वापस चला जाऊँ। इसने अपने होंठ पर जुबान फेरते हुए कहा। ठीक है, चले जाओ। दानियाल ने हमदर्दी से देखा और एक तवक्कुफ से कहने लगा। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि शादी कर लो। कब तक अकेले रहोगे? अपनी बीवी और बेटे की इस रोड एक्सीडेंट की डेथ के बाद आज तक मैं सदमे से निकल ही नहीं सका हूँ सर। इसने आज़ुर्दगी की भरपूर अदाकारी की। तुम्हारा दुख तो अपनी जगह, लेकिन मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। तुम्हें बहरहाल अब शादी कर लेनी चाहिए। दानियाल के इस पुरखुलूस मशवरे पर इस्माइल ने इस बात में सर हिला दिया। इसने अमनाबाद में आमद और क़याम के लिए अपनी फैमिली का दुख बुलाने का उज़र तलाशा हुआ था और ये किरदार बखूबी अदा कर रहा था। मुझे आपको बताना याद ही नहीं रहा, आपके चारों मेहमान पहाड़ी रास्ते से दूसरे सूबे में गए हैं। सुबह मिले थे मुझे चारों। इसने ससरी अंदाज में बताया। लेके कौन गया था इन्हें वहाँ? दानियाल हैरान हुआ। यकीनन ये फयाज के काम होंगे। सारी कमीशन खुद रखने के लिए अब वो इस तरह की हरकतों पर उतरा है, इसलिए तो कई दिन से दिखाई नहीं दिया। दानियाल के इस अंदाजे पर इस्माइल ने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की और संजीदगी से कहने लगा। जी वही था उनके साथ। मिल ले ज़रा मुझे, मैं निमट लूँगा इससे भी। दानियाल ने दांत पीसे। ओके, मैं चलता हूँ सर। इसने नकाहट से इजाज़त तलब की और अपने चौबे मकान की तरफ बढ़ गया। वो दिन की रोशनी तो दरकिनार रात में भी कॉटेज का बराह रास्त रुख करने से कतराता था। कॉटेज पहुँचने के बाद इसने अपने ज़ेरे ज़मीन कमरे का दरवाज़ा खोला ही था कि इसका सामने का मंजर देखकर इसका जहन बक से उड़ गया। अपना ख्याल रखना। मुगीज़ ने किसी बेउनवान जज्बे के तहत शज़ा को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप, अपना ख्याल रखिएगा आप भी। शज़ा की आंखों में आंसू की नमी चमकी। बल्ले बे बल्ले, शावा बे शावा, सदके जाऊँ तुम्हारे इश्क मशूकियों के। कमरे में गूंजने वाली इस आवाज़ ने उन दोनों को शदीद आसाबी झटका दिया। इस्माइल की इस तरह आमद उनके लिए गैर मुतवक्के थी। गलती से मिस्टेक हो गई भी मुझसे, तो बहुत हल्का ले लिया था मैंने तुझे। अल्फाज के बरक्स इसकी आवाज़ और लहजा नहायत शफ़ाक था। मुगीज़ को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट
दौड़ती हुई महसूस होने लगी। शिजा की टांगें भी कपकपाने लगी। इस्माइल ने इन्हें पिस्टल की ज़द में रखा और गुर्रा कर कहने लगा, चलो भाई हाथ ऊपर कर लो और आगे लगो दोनों। अगर किसी ने भी कोई हीरोपंती दिखाने की कोशिश की तो फायर करने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। मुगीज़ ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ा दिए। इस्माइल ने दानिस्ता तौर पर इसे अगली जानिब, जबकि शिजा को अपनी अपनी सिमत में रखा हुआ था ताकि मुगीज़ किसी भी किस्म की होशियारी करने की सूरत में शिजा को बराह रास्त निशाना बना सके। आगे बढ़ने से कबल वह सरत से हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजे का मैकेनिज्म ऑफ कर चुका था। बालाई कमरे तक पहुंचते ही इस्माइल ने मुगीज़ पर अपनी पिस्टल तानी और इसकी आंखों में झांक कर कहने लगा, हाथ पांव बांध इस लड़की के, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर तूने कोई हीरोपंती दिखाने की कोशिश की तो गोली तेरी गर्दन में सुराख करती हुई पार हो जाएगी। मुगीज़ ने खामोशी से शिजा के हाथ पांव बांध दिए। इस्माइल ने मुगीज़ को इसी हथियार के ज़द में रखते हुए इसके हाथ अकब में मोड़े और मजीद सख्ती से रसन बस्ता कर दिया। अगले कुछ लम्हों में वो दोनों पहले की तरह बेबसी से ज़मीन पर पड़े थे। अब खामोशी से यहाँ बैठकर बाहर चलने वाली फिल्म का तमाशा गौर से देखो। ओ सॉरी, मेरा मतलब है सुनो, इसने ठारा लेकर कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मुगीज़ और शिजा पुरसोच निगाहों से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। सारिम और सहरिश की हालत नहायत तगड़दू हो चुकी थी। मुंह में बंदे कपड़े के बाद वह शदीद घुटन महसूस कर रहे थे। इब्तिदा में सारिम ने अपनी रस्सियों को झटकते हुए खुद को आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब रहा उसका। दूसरी जानिब सहरिश का भी यही हाल था। इसकी आंखों से आंसू एक तवातर से बह रहे थे। सनम का हाल तशवीश और बेबसी से बेहाल हो चुका, तो वो दोनों हकीकतन इस लम्हे को कोस रहे थे जब उन्होंने अमनाबाद आने का मनसूबा बनाया और फिर एडवेंचर के जज्बे से मगलूब होकर इस मनहूस जगह पर चले आए थे। लेकिन अब क्या हो सकता था? वक्त नहायत सुस्त रवि से बीत रहा था। फिर दरवाजे पर एक आहट सुनाई दी। इन दोनों की सियात दरवाजे की जानिब मबजूल हो गई। अगले ही पल इस्माइल इनके सामने मौजूद था। इसके चेहरे पर सख्त शहूनत बस। इसने सारम को कॉलेज से बचा और किसी जानवर की तरह घसीटता हुआ बाहर ले आया। हाल कमरे में अब 3 कुर्सियां मौजूद थी। इस्माइल ने सारम को एक कुर्सी पर पटका और कुछ ही देर में सहरिश को भी इसी तरह घसीटते हुए दूसरी कुर्सी पर ला बैठाया। इसके बाद दोनों के मुंह से कपड़ा निकालकर खुद इत्मीनान से तीसरी कुर्सी संभाल ली। सहरिश ने अपना मुंह आज़ाद होते ही इस्माइल पर मुगल्लज़ात की बौछार कर दी। सारम ने भी इस गनोगरिज में भरपूर हिस्सा डाला। इस्माइल तैश से उठा और इन दोनों के चेहरों पर यक के बाद कई थप्पड़ रसीद किए। अब एक लफ्ज़ मुंह से निकाला तो जुबान गुद्दी से खींच लूंगा, इसने तुंदही से कहा। सहरिश के होंठों में लहू एक लकीर की सूरत में बह निकला। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्या बिगाड़ा है हमने आखिर तुम्हारा? हाँ, ये की ना तुमने ढंग की बात। इस बारे में तुमसे डिस्कशन हो सकती है। तो तुम्हारे सवालों का जवाब ये है कि मैं हूँ, तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ। इसने नज़ीदगी से सहरिश को देखा और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहने लगा, तुम लोगों ने काफ़ी कुछ बिगाड़ा है मेरा, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। इसके अल्फाज के बरक्स अंदाज और लबो लहजा नहायत सिफाक थे। सारिम और सहरिश को अपने बदन बेतरह सनसनाते हुए महसूस होने लगे। इस बार बहुत ही टाइट रस्सी बांधी है बासड़ ने। बंदिश का अंदाज़ा भी मुख्तलिफ है। मुगीज़ ने अपने साबिका कोशिशों का एक बार फिर से आगाज़ किया और कुछ ही देर बाद हल्कान होकर कहने लगा। इसी असना में बैरूनी समझ से सहरिश और सारम की मुगल्लज़ात सुनाई देने लगी। क्या चाहता है ये हमसे आखिर? सज़ा भी उसी हो गई, ये तो सामने की बात है। हम उसके एक बने बनाए सेटअप में चले आए। इसकी सरगर्मी काफ़ी हद तक जान गए हैं, तो हमें जिंदा कैसे जाने दे सकता है? मुगीज़ ने साफ गोई से कहा। अगर ये अपना आप जाहिर ना करता और वो फिल्म में हॉरर सीन क्रिएट ना करता तो हमें इसकी मौजूदगी का इल्म कैसे हो सकता था? हम जिस तरह यहाँ आए थे वैसे ही चले जाते। हमें कैसे पता चल सकता था कि यहाँ कोई तहाना भी है? शिजा की इस बात पर मुगीज़ की पेशानी शक्ल आलूदा होगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। अगर गुलजार ने हमें इस बारे में कुछ बता दिया था तो ऐसे कॉटेज, मकानात या दरख्त तो इलाके में मौजूद ही होते होंगे जिनके मतलब ऐसी कहानियाँ और अफवाहें जुड़ी होती हैं। मुगीज़ मुत्तफिक हुआ। हम जाते आते और घूम फिर कर यूं ही टकरे मारकर वापस चले जाते। फिर अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करने का क्या वाकई कोई मकसद हो सकता है? वो इस वक्त शदीद उलझन में दिखाई दे रहा था और ये उलझन चंद ही लम्हों बाद शदीद वहशत और इज़्तिराब में डल गई। बहुत बहादुर होना तुम दोनों, बिना सोचे समझे यहाँ तक चले आए हो। किसी भूत प्रीत से नहीं डर लगता तुम। मुझे तो तुम्हारी थोड़ी बहादुरी और देखनी है। इस्माइल ने महसूस होकर इन दोनों को मुखातिब किया। क्या चाहते हो तुम? सारिम चिहा। इसके जवाब में इस्माइल ने वही मुतालबा दोहराया जो इससे कबल फयाज से भी कह चुका था। सारिम ने भी इसके इब्तदाई मुतालबात तस्लीम करने के बाद वह शिद्दत से सर पटक कर कहने लगा, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। सारम, तुम इसकी कोई बात नहीं मानोगी। सुना तुमने? सहरिश चिल्लाई और इस्माइल की जानिब थूक दिया। इस्माइल का चेहरा अहानत से सुर्ख हो गया। वो वहशियाना अंदाज में कुर्सी से उठा और वहाँ मौजूद बट्टी जलाकर सारम को उसके बिल्कुल करीब बिठा दिया। तुझे मेरी बात माननी होगी वरना यही जिंदा जल कर मरेगा तू। इसने सारम के बाद मुट्ठी में जकड़ कर कहा, नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सारम हाँफते हुए लहजे में बोला, तो फिर हर लम्हा मौत का मजा चखने के लिए तैयार हो जा। इसने सारम के चेहरे पर कौंसा रसीद किया और वहशियाना अंदाज में सहरिश की जानिब बढ़कर इसे पल भर में ही बरहना कर दिया। सहरिश की चीखों पुकार दिल दहला रही थी। इस्माइल ने बर्बरियत के एक नए खेल का आगाज कर दिया। मुगीज़ा और शिजा किसी संगीन मुजस्मे की तरह इस वहशियाना खेल की कमेंट्री सुन रहे थे। इन्हें अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था।
تو یہ تھا اس کا اصل کھیل۔ شزا کی آواز سرسراہٹ سے مشابہت، یہی ہو سکتا تھا، مجھے پہلے ہی سمجھ کیوں نہ آئی۔ مغیز نے تعصب سے سر جھٹکا۔ سہرش کی آوازیں اب بالتجاؤ میں ڈال چکی تھیں، سارم کی زبان سے لگاتار مغلظات برآمد ہو رہی تھی۔ میری شرط مان جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ کچھ لمحوں بعد اسماعیل کے سرشار اور فاتحانہ آواز سنائی دی۔ مغیز کے لیے سمجھنا دشوار رہا تھا کہ وہ سہرش کی آبرو پامال کر چکا ہے۔ چند لمحے بوجھل خاموشی میں بیت گئے۔ اس کے بعد سارم کی ایک بلند اور کربناک چیخ سنائی دی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ شزا خوفزدہ ہو گئی۔ مغیز کے کچھ کہنے سے پہلے اسماعیل کی جانب سے مغلظات سنائی دی اور پھر دو لگاتار فائرز نے ماحول پر شدید ارتعاش برپا کر دیا۔ شزا کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مغیز کے اعصاب کو بھی ایک جھٹکا لگا، تاہم اس نے بڑی تیزی سے خود کو پرسکون کیا اور گہری سانس لیتے ہوئے شزا سے کہنے لگا، خود کو سنبھالو شزا، اگلا ٹارگٹ ہم دونوں ہیں، تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ مغیز کے استفسار پر شزا نے بر وقت اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، مغیز نے ملائمت سے دوبارہ دلاسا دیا۔ شزا اپنے وجود کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے داڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اس کھیل کا خوفناک مرحلہ آن پہنچا تھا۔